out Sri Anil Madhavda. Has traversed the entire course of Narmada River on boat. Oh. It's a matter of great pride. He's a great Okay. environmentalist. Therefore, he's a member great. of the House. We need to know about that. That's great. Okay, so you please. We are happy धन्यवाद to listen. सभापति जी। आज का जो विषय है वो भारत की नदियां, विशेष संदर्भ गंगा और जमुना। और हमें इस संसद को भारत की सारी नदियों पर विचार करना पड़ेगा। केरल की नीला को छोड़ करके बात नहीं हो सकती, आसाम की सियांग को छोड़ करके बात नहीं हो सकती, गुजरात की ओजत नदी को छोड़ करके बात नहीं हो सकती। सारी की सारी नदियां गंगा परिवार है। गंगा का ये पूरा परिवार है और इस परिवार के अंदर जितनी नदियां हैं उन सारी नदियों के स्वास्थ्य का विचार जरूरी है। और जब हम नदी कहते हैं तो सारे लोग नदियों का मतलब निकालते हैं कि दो किनारों के बीच में बहता हुआ पानी। ये नदी के संबंध में अधूरी समझ है। उप सभापति जी, नदियों के संबंध में मेरा विषय इंटरनेट से डाउनलोडेड नहीं है। ये किसी 5 सितारा होटल के सेमिनारों में से नहीं निकलता है। ये नदी के किनारे पनपता है और नदी के किनारे धूल खा करके और चप्पल चटका करके खड़ा होता है। और हम नर्मदा के संरक्षण पे काम करते हैं। नदी को उसकी समग्रता से समझने की जरूरत है। नदी अपने आप में दो किनारों के बीच में बहता हुआ पानी नहीं है। नदी अपने संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र के साथ एक इकाई है। जो उसका कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया के साथ, जल ग्रहण के साथ वो एक इकाई है। जब भी किसी नदी पर बात करनी होगी तो केवल उसके दो किनारों के बीच में बहते हुए पानी से बात नहीं हो सकती, उसके संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र पर बात करनी होगी। और नदी के संबंध में हम एक शब्द प्रयोग करने लग गए हैं और विशेष करके भारतीय प्रशासन में यह प्रयोग होता है, वाटर बॉडी। नदी वाटर बॉडी नहीं है, ये एक जीवित इकाई है। इससे बात करो तो ये बात करती है, इसके साथ अगर गलत काम करो तो ये सजा देती है। ये कौन लिखा? इसके साथ अगर अच्छा व्यवहार करो तो ये आशीर्वाद देती है। क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा के अंदर हमने इसे वाटर बॉडी नहीं कहा है। चलते चलते 65 सालों के अंदर हमने इसको वाटर बॉडी हमको इसको यूज करना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ऐसे ऐसे फंडे खड़े कर दिए। जो विषयों को समझते नहीं थे वो कर्णधार बन गए। और 65 सालों के अंदर हमने नदियों के मामले में 2 काम किया है। जिन नदियों को हम सुखा न पाए उनको हमने मेला कर दिया है। भारत की सारी नदियों के साथ 2 ही काम हुए हैं। जिनको मनुष्य सुखा सकता था, भारत की जनता सुखा सकती थी, भारत की सरकार सुखा सकती थी, उसको हमने सुखा दिया। हम अपने आसपास की सारी नदियों को देख लीजिए। और जिन नदियों को हम सुखा नहीं सकते थे, गंगा को नहीं सुखा सकते थे, सियांग को नहीं सुखा सकते थे, ब्रह्मपुत्रा को नहीं सुखा सकते थे, तो क्या किया हमने? उनको गंदे नालों में तब्दील कर दिया है। उसके अंदर उन्हें बहते हुए गंदे नाले बना दिया है। और इन गंदे नालों के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो सरकार की है और शहरों की है। और विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये जानना भी चाहते हैं कि वो किस प्रकार से प्रदूषित कर रही है, दोनों सरकार नीतियों के माध्यम से प्रदूषित करती है और शहर जो है वो अपने जलमल के माध्यम से उसे प्रदूषित करता है। और जो लोग फूल नदी में डालने से नदी गंदी हो जाती है, उसके किनारे किसी को जलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, ये अधकचरा ज्ञान है। बिहार के अंदर एक कहावत है कि भगवान ने मुंह में जीभान दी हो तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर प्रदूषण के सही मानकों को हम नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ वक्ता के संबंध में कहा गया है, जो वक्ता जोर से बोलता है, जो चीख के बोलता है, इसका मतलब है असत्य भाष्य कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ कह देना चाहता हूं कि ऐसा कोई विषय नहीं है। नदी प्रदूषित हो रही है, जो रसायन हम उसमें डाल रहे हैं, जो लाखों टन यूरिया और पेस्टिसाइड्स बरसात से बहकर के उसके एक्वेटिक लाइफ के अंदर आ रहा है, उसने उसको पूरी तरह बदल दिया है। और ऐसा करने में हमने कोई कमी नहीं बरती है। जयराम रमेश जी हमारे मंत्री हैं, बोलते हैं कि खुले में शौच जाना शर्म का विषय है। बिल्कुल सही बात है, खुले में जो शौच जाना या लज्जा का विषय है। लेकिन यहां मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि एक आदमी के सार्वजनिक रूप से खुले में शौच जाना लज्जा का विषय है, 1.5 करोड़ लोगों का जलमल यमुना में डाल देना यह लज्जा का विषय नहीं है। इस पे लज्जा नहीं आ रही है कि 1.5 करोड़ लोगों का मल मूत्र जमुना जी में जा रहा है, इस पे किसी को लज्जा नहीं है। एक आदमी के खुले के शौच पे जाने पर लज्जा है। यह विसंगति है और इस विसंगति को कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा।
और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उपसभापति जी, अगर इस बात को नहीं रोका गया तो ये तो सेमिनारों में जुल्मे चल गया है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ये होगा। मुझे नहीं मालूम पानी के लिए कैसे होगा और कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वर्ग संघर्ष पैदा होगा और पानी के स्वामित्व को लेकर के वर्ग संघर्ष होगा। आज रेणुका नदी, रेणुका के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमारा पानी दिल्ली क्यों जाएगा। आपने जमुना से पानी ले लिया तो डाउन स्ट्रीम के लोग कह रहे हैं कि हमारा पानी कहां है, आप ज्यादा पानी कैसे ले रहे हैं। ये जो वर्ग संघर्ष है व्यक्ति और समाज में, समाज और सरकार में, और सरकार और उसकी नीतियों में, ये वर्ग संघर्ष कल उठ करके बहुत भीषण स्वरूप लेने वाला है। और इसको टालने का एक माध्यम है, क्योंकि विषय को समझने न समझने के कारण सारी समस्या पैदा होती है। जॉर्ज फर्नांडिस अपने मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री, उन्होंने एक कोई नोट चलाया, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि कैसे चीजें ठीक की जा सकती है। उन्होंने एक नोट चलाया कि कारगिल में रहने वाले जो सिपाही हैं उनको एक निश्चित प्रकार के जूते, मोजे, हाथ के दस्ताने, इसकी जरूरत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने या उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों ने उस पूरे प्रस्ताव के ऊपर रेड लाइन लगा दी कि नॉट नेसेसरी, और जो पुराने हैं वो होना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि ऐसा करो, ये जितने लोग इस काम के अंदर जुड़े हुए थे और जो ये मानते हैं कि इन जूतों की जरूरत थी और इन दस्तानों की जरूरत नहीं है, इन सबको सियाचिन ग्लेशियर में 1 सप्ताह के लिए भेज दो। ये जब वहां रह करके आ जाएंगे तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि इन दस्तानों की कितनी जरूरत है। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा एरिया है ना, जिसके अंदर हम दिन भर बैठ करके देश की चर्चा करते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रशासनिक अधिकारी, संसदीय आवास है, एक दिन के लिए ये जो दिल्ली के पास में जमुना बह रही है, इसका पानी इसके नलों में सप्लाई कर दीजिए। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कानपुर की डाउन स्ट्रीम का जो पानी है वो सप्लाई कर दीजिए। आप देख लीजिए, बजट भी सैंक्शन हो जाएगा, लोग काम में भी लग जाएंगे, चीजें भी हो जाएंगी। हमारे साथ समस्या यह है कि हम ग्रामीण आदमी की बात नहीं सुनते। हमारे साथ समस्या यह है कि जो पिछड़ा और अंतिम आदमी है उसकी बात नहीं समझते। हम तो उसकी बात समझते हैं जो टाई बांधता है और अंग्रेजी बोलता है, और उसी की ये सारी समस्या। एक दिन सप्लाई कर दीजिए, और मैं चाहता हूं, और मैं भी उस समय रहूंगा, पीना हो तो पियो, नहीं पीना हो तो मत पियो, नहाना हो तो नहाओ, धोना हो तो धो, मत करो, लेकिन एक बार घर के अंदर देख तो लो भैया दादा कि जमुना के पानी की क्या स्थिति हो गई है, और होने के बाद में फिर जो निर्णय करना होगा अपन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो जॉर्ज फर्नांडिस तरीका है ये ज्यादा सही और कारगर तरीका है, और शायद इससे नीति निर्धारकों के अंदर भारत की नदियों को लेकर के शायद कोई पीड़ा खड़ी होगी। क्योंकि नदी अपने आप में केवल पानी नहीं है, नदी का अर्थशास्त्र है, रिवर एंड इकोनॉमिक्स, नदी का समाजशास्त्र है, नदी की शिक्षा है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं केरल में गया तो नीला नदी के किनारे संस्कृति, संगीत, सारे विधाओं की के वो केंद्र रही है। आप आसाम को, अगर आसाम आज भी बना हुआ है तो इसलिए बना हुआ है कि वहां पर सियांग नदी के किनारे नाम घरों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं वो समाज है, संस्कृति है, अर्थशास्त्र है, और पूरे परिप्रेक्ष्य में नदी को समझना चाहिए। और अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में नदी को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आधी समस्या का निदान तो उसी क्षण हो जाएगा जिस दिन हमने ठीक डायग्नोस कर लिया कि बीमारी क्या है। सारी की सारी बातें केवल आकर सीमित हो गई है प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि एसटीपी नाम की टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसटीपी का प्लांट लग जाता है, लेकिन एसटीपी का प्लांट महीने भर चले, उसके बाद जो बिजली का बिल आता है वो नगर निगम कहती है ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरी औकात से बाहर का विषय है। और क्यों ट्रीटेड या अनट्रीटेड पानी नदी में मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? कहां मिलता है? आप कैसे कह रहे हैं कि ट्रीटेड पानी नदी में डाला जाना चाहिए? क्या ट्रीटेड पानी हमारे को जो सलाइन चढ़ती है उसमें डल सकता है, हमारे मटके में डल सकता है? तो नदी को क्या हमने कचरा समझ रखा है कि हम ट्रीटेड पानी उसमें डालेंगे? और कचरा माना है, हम मान रहे हैं। निर्भया के साथ क्या हुआ? जाति हुई और बाद में उसके पेट के अंदर सरिया डाल दिया गया। इस देश की नदियों के साथ में अत्याचार हो रहा है और उसके बाद में प्रदूषण रूपी सरिया उसमें डाल दिया जाता है। सजा क्या मिलनी चाहिए? व्यक्ति को सजा मिल सकती है, व्यवस्था को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इररिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन से नो टुडे एंड यस टुमारो? ये कमजोर प्रशासनिक तंत्र का कारण है।
और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी मैं राजीव गांधी जी के ऊपर आने वाला हूं, क्योंकि उस आदमी को पीड़ा थी ना, उनको कष्ट था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ठीक करो यार, ये क्या करते हो, पैसा चाहिए ले लो, लेकिन इस काम को करिए। लेकिन चूंकि उस पीड़ा को समझने वाले लोग आसपास नहीं थे ना, आसपास तो हिसाब करना था। अभी आप जिस बात पे नाराज हो रही थी वो बात अपनी जगह सही हो सकती है आंशिक रूप से, कि किसी के व्यक्तिगत आभूषण उस पर आरोप नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि 5,000 करोड़ रुपए चलेगा गए, और उसके बाद में भी गंगा की यह दुर्दशा और जमुना की यह दुर्दशा क्यों है, और अगर है तो इसके अंदर कितनी किसकी भूमिका है, इसको निश्चित करने की आवश्यकता है। और मैं यहां पर सुझाव के रूप में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। 5 से 10 वर्षों के अंदर इस देश के G7 कंट्रीज बादलों की चोरी करने लगेंगे। ये जो बर्फ हिमालय और बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जमी हुई है, ये बर्फ संघर्ष का कारण बन जाएगी, क्योंकि वो पानी का स्टोर्ड, यानी पानी जिस ढंग से स्टोर किया जा सकता है वो उसका स्टोरेज है। और सूक्ष्म जल जो हवा में विद्यमान है, ये सूक्ष्म जल भी चोरी होने लगेगा। इसके पहले की इन सारी चीजों की चोरियां शुरू हो जाए, इसके पहले की क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर जो कुछ चलता है, मैं भी सारी सेमिनारों में जाता रहता हूं और मैं देखता रहता हूं कि जो लोग भाषण करते हैं वो डाइनिंग टेबल के ऊपर उतना ही भोजन खराब कर देते हैं जिसको बनाने के लिए जितना कार्बन एमिशन करना पड़ा है। इसलिए इन लोगों के भरोसे समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। ये तख्त बदलना पड़ेंगे और इनको हटाना पड़ेगा इस जगह से, क्योंकि बीमारी का जड़ यही है। यही टोलोलिंग है जिसकी टॉप पे से गोली चल रही है, LMG चल रही है। तो सबसे पहले इस LMG को ठंडा करो, क्योंकि ये LMG जब तक चलती रहेगी तब तक ऊपर जाने को नहीं मिलेगा और अपन जीत भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है उस दिशा में सोचने की जरूरत है। और अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि पानी की बचत को लेकर के हमें हर एंगल पे सोचना पड़ेगा। वॉश बेसिन की डिजाइन, कमोड की डिजाइन, नल का स्वरूप कैसे वो कम हो सकता है। एक बच्चा 20-20 मिनट तक शावर में नहा रहा है, दूसरा बच्चा गाय का पेशाब पी करके अपनी प्यास बुझा रहा है। चाहिए तो फोटो भी उपलब्ध है, ले लीजिए। अब ये जो विसंगति है, इस विसंगति को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और अपनी बात को अंतिम रूप से कहता हूं, एक शायर की बड़ी प्रसिद्ध शायरी है और वो बहुत कही गई है, लेकिन चूंकि राजीव गांधी जी ने इस काम को करने के लिए पीड़ा के साथ में पैसे दिए, पीड़ा के साथ दिए, और उन्होंने कहा कि कर लो। लेकिन मैं जानता हूं कि सभ्य आदमी अगर अपने से छोटे लोगों के बीच में फंस जाए तो उसकी क्या दुर्गति होती है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं उन्हें समझ सकता हूं। उनके संबंध में एक शायरी है कि इधर उधर की बात न करिए, बता कि काफिला लूटा कैसे। मंत्री जी, आप जवाब देते समय प्लीज इधर उधर की बात न करके ये बताना कि राजीव गांधी का सपना लूटा कैसे। 85, 95, 2005 और ये 2015 पे आके खड़े होने। कहीं मत जाइए। मैं उसी ट्रेजरी बेंच के जिनके नाम से खाते कमाते हैं, सारा सब कुछ चल रहा है, जिनके बगैर तो पार्षद का चुनाव जीतना कठिन है, ऐसे लोगों के भरोसे हम चल रहे हैं और उनके सपनों को अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये आने वाले भविष्य में बड़े संघर्ष का विषय है। इसलिए नदियां संरक्षण चाह रही है। संरक्षण चाहने के अंदर एक शब्द का प्रयोग बंद कर दीजिए। हमें हिमालय बचाना है, हमें नदियां बचाना है। अरे क्या औकात है तेरी, 100 साल में मर जाएगा, तू क्या नदी बचाएगा और तू क्या हिमालय बचाएगा। अगर बात करना है तो कहो कि हमें हिमालय की सेवा करना है। वाइफ बोलने से और अर्धांगिनी बोलने से अंतर आता है, शब्दों के प्रयोग से अंतर आता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बचाने की जिद छोड़िए, गंगा की सेवा शुरू करिए, यमुना की सेवा शुरू करिए, अपने आप हम देखेंगे। और ये जो विषय आज लिया है, इस विषय को मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये इसको कभी अवसर समाप्त कीजिए। मुझे कभी नहीं लग रहा था उपसभापति जी कि ये विषय इस संसद के अंदर कभी उठ सकता है, क्योंकि नदी ये प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत पीछे का विषय है, तालाब ये प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत पीछे का विषय है। क्योंकि हम हाईटेक लोग हैं ना, हमारे लिए हमको समझ में नहीं आता, या तो हम एक निश्चित सीमा से ज्यादा जब पीड़ित हो जाएंगे तब समझेंगे। लेकिन आपने इस विषय को रखने दिया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका और अपने दल का आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल माधव जी, अच्छा बोला, धन्यवाद। नाउ श्री